नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नज़र और नज़रिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आज का नज़र और नज़रिया थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि आज हम ग्राउंड जीरो पर हैं। हम हरियाणा में मौजूद हैं। ये जहां पर फिलहाल मैं हूं, ये सोनीपत की गोहाना सीट है जहां पर अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। ये राहुल गांधी की आज दूसरी सभा है और लगातार राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं और यात्रा करते हुए राहुल गांधी लगातार अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं जहां अलग अलग एरियाज में उनका स्वागत सत्कार हो रहा है। अब से कुछ देर पहले आपने देखा जब वो बहादुरगढ़ में थे तो वहां पर उन्होंने जो मशहूर पकौड़ा चौक है वहां पर उन्होंने पकौड़ों का आनंद लिया। और राहुल गांधी को आप जानते हैं, वो जहां भी जाते हैं वो रैलियां सभाएं तो करते हैं, यात्रा करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वहां की जो भी स्पेशलिटी होती है, जो खासियत होती है, वो लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों की आम समस्याएं हैं उनसे जुड़कर उनके साथ बैठकर उनका हल निकालने की कोशिश करते हैं। ये गोहाना की जिस सीट पे भी फिलहाल मैं मौजूद हूँ, यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो ये 2005 से कांग्रेस का गढ़ रही है ये सीट और लगातार यहाँ से कांग्रेस के विधायक रहे हैं और उन्हीं पर ही एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने दाव खेला है। और सोनीपत में डिस्ट्रिक्ट में 9 विधानसभाएं हैं और राहुल गांधी की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभाओं को वो कवर कर सकें और इन 4 दिनों में लगभग 25 से 30 विधानसभाएं हैं जो राहुल गांधी कवर कर रहे हैं। जब ग्राउंड पे हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, आपसे कुछ देर पहले भी आपने देखा लोगों में भारी नाराजगी है मूलभूत मुद्दों को लेकर। जो मूलभूत सुविधाएं हैं जो बीजेपी नहीं उन्हें दे पाई है, बेरोजगारी है, महंगाई है, किसानों के पहलवानों के मुद्दे हैं, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो फिलहाल मुंह बाहे खड़े हैं। अगर हम देखें कि एक जो मोदी मैजिक हुआ करता था वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पूरा वो मोदी मैजिक एक तरह से खत्म हो गया है। जो नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव होता था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और अब अगर कोई नैरेटिव है, अगर अब कोई मैजिक है, किसी का कोई चेहरा है तो वो है राहुल गांधी। ये साफ तौर पर लग रहा है। लोग ये कहते हुए नजर आते हैं कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी ने जो भी कहा वो सब जुमले ही साबित हुए। 10 साल में हमने केंद्र में भी देख लिया और राज्य में भी देख लिया। ये गोहाना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब सोनीपत नरेंद्र मोदी आए थे और 22 विधानसभाओं के लिए उन्होंने जब यहाँ से प्रचार किया था, 22 कैंडिडेट मंच पर मौजूद थे, तब वो सोनीपत के गोहाना में ही आए थे और आज उसी गोहाना में नरेंद्र मोदी हैं। तो अब से 6 दिन पहले सोनीपत के गोहाना में नरेंद्र मोदी आए थे और 6 दिन के बाद उसी सोनीपत के गोहाना में राहुल गांधी आने जा रहे हैं। यानी कि राहुल गांधी सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि खुलकर चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। आपको पता ही है कि राहुल गांधी कोई लाग लपेट करके बात नहीं करते हैं, जो जैसा है बिल्कुल वैसे ही रखते हैं। अडानी को लगातार वो उनसे जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उन सबको वो उठाते रहे हैं और ये वादा लोगों से कर रहे हैं कि उनकी सरकार आएगी तो वो किस तरह का बदलाव करेगी, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और किसानों को लेकर, ओबीएस जो है, इस सब को लेकर जो 7 वादे किए गए हैं वो 7 वादे भी बेहद महत्वपूर्ण है जिनको दोहराते हुए राहुल गांधी हर जगह से नजर आ रहे हैं। अभी 2 दिन का प्रचार और बचा है, आज का और कल का। कल परसों यानी कि 3 तारीख को 3 अक्टूबर को शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा और तब तक राहुल गांधी यहीं पर रहेंगे, यानी कि हरियाणा में रहेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, लोगों से बात करेंगे, यात्रा निकाल रहे हैं और उनका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं कुमारी सैलजा, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उसके साथ साथ प्रियंका गांधी। तो पूरा जो कह सकते हैं कि कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत हरियाणा में झोंक दी है। वो नहीं चाहती है कोई भी एक मौका भी रह जाए जिससे लगे कि अगर ये कर लिया होता तो शायद हमारी सीटें बढ़ जाती। अब से कुछ ही देर में जो मंच फिलहाल आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसी मंच पर राहुल गांधी आएंगे, लोगों को यहाँ वो खिताब करेंगे। मैं यहाँ बोलूँगी फारूक से कि वो पैन करके दिखाएं कि ये कितना बड़ा पूरा यहाँ पर इंतजाम किया गया है। ये मंडी है गोहाना की
जहां पर अब से कुछ देर में राहुल गांधी होंगे और चारों तरफ आप देखिए आपको सिर्फ लोग नजर आएंगे। चारों तरफ जहां तक आपकी निगाहें जाएंगे आपको लोग ही लोग नजर आएंगे और इंतजार में बैठे हैं वो राहुल गांधी के, जब वो मंच से बोलेंगे लोगों को इंतजार है क्योंकि गोहाना में राहुल गांधी आ रहे हैं। इससे पहले नरेंद्र मोदी गोहाना में आए थे। राहुल गांधी पूरे उस रास्ते से जहां अभी फिलहाल हम से कुछ देर पहले सोनीपत में जहां पर थे वहां से होते हुए रोड से वो लगातार आगे बढ़ेंगे जहां अलग अलग जगहों पर उनका स्वागत होगा और उसके बाद वो इस रैली में यहां पर आएंगे, इस सभा को संबोधित करेंगे और आज का कार्यक्रम यहां पर फिर समाप्त हो जाएगा। और कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों के अलग अलग तरह के कार्यक्रम हैं जहां आपको प्रियंका गांधी दो अलग अलग जगहों पर रोड शो करती हुई नजर आएंगी। एक वो आपको नजर आएंगी जुलाना में जो कि हाई प्रोफाइल सीट अब बन चुकी है और दूसरा वो जाएंगी भवानी खेड़ा में और राहुल गांधी का भी कल कार्यक्रम है और परसों भी उनका कार्यक्रम है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं इस बार। अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। क्या सोचकर आप इस रैली में आए हैं? ये गोहाना की बात करते हैं तो 2005 से यहाँ पर कांग्रेस ही रही है। अब से कुछ दिन पहले 5-6 दिन पहले प्रधानमंत्री भी आए थे गोहाना में और अब राहुल गांधी, तो गोहाना इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? गोहाना ये सोनीपत की पृष्ठभूमि है जो महत्वपूर्ण ही है और वो जो दिल्ली के लगता हुआ एरिया है और इसको हर मोदी जी 2013 से आ रहे हैं, मेरे ख्याल से 13 में भी आए, 19 में भी आए, हर बार आ रहे हैं। पर अब की बार माहौल बिल्कुल चेंज हुआ है। मोदी जी तो किसी भी वादे पे खरा उतर ही नहीं पाए। वो तो हर बार जब भी आते हैं झूठ बोल के चले जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मोदी जी 2013 में सोनीपत आए थे और उन्होंने हुड्डा सरकार के टाइम में एक कमेंट करके गए थे कि भी सोनीपत में मेट्रो आ सकती है कि नहीं आ सकती, आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। वो मेट्रो 2013 का कमेंटमेंट करके आज तक एक खंबे के लिए भी कोई मतलब मंजूरी भी नहीं करवाई कि सोनीपत के लिए कुछ कर दें कि भी एक खंबा चालू तो कर दे, मेट्रो कोई काम तो हो। वो सिर्फ आते हैं लारे देने, झांसा देने, बस झूठ बोलने आते हैं। कह रहे हैं कि 2047 तक देश को वो एक विकसित वो देश बना देंगे। ये तो सारी झूठ बोलने वाली बात है मैडम। क्या करें, इन्होंने कर्जा 205 लाख करोड़ कर दिया, कहाँ 55 लाख करोड़ था 2014 में। तो ये तो सिर्फ झूठे सपने दिखाते। 47 तक पता नहीं है इनमें से कौन जिएगा कौन मरेगा, हम जिएंगे मरेंगे क्या होगा। ये वैक्सीन तक ऐसी गढ़वादी के लोगों का पता नहीं क्या हाल होगा और ये सिर्फ झूठ के सपने बेचते, करते कुछ नहीं है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क लगता है आप? और राहुल गांधी कमिटमेंट करते हैं तो जो उसे पूरा करते हैं। उन्होंने क्या कर्नाटक में देखा था हमने, क्या जो महिलाओं से वादा किया था, जो कमिटमेंट करके आए थे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने, वो लागू किया है। उनकी एक दूसरा गांधी परिवार का तो कमिटमेंट ही है क्या, जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, उनका तो कमिटमेंट उससे बढ़िया कमिटमेंट तो किसी का हो ही नहीं सकता देश के लिए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं परिवारवादी पार्टी है, ये तो शाही परिवार है, भ्रष्टाचारी परिवार है, हिंदू विरोधी परिवार है, देश विरोधी है। अगर ये मान लीजिए भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्टाचार करते हैं, 10 साल से सत्ता में मोदी जी, 10-10.5 साल से सत्ता में है, आज तक 1 इंच का भी 1 रुपये का कोई आरोप साबित कर पाए उन पे? सिर्फ झूठ बोलने से क्या होता है? अगर उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार कर रखा तो 100 कहाँ रहे हैं? ये बातें 2013 में अच्छी लगती थी जब उनकी सरकार नहीं थी। हो सकता है किसी ने भ्रष्टाचार किया हो, मोदी जी सत्ता में आएंगे और हिसाब लेंगे। अब तो 2014 से वो सत्ता में है, अब किस चीज का इंतजार है? अब भी सिर्फ जुमले ही सुनाएंगे क्या, झूठ ही बोलेंगे? ये तो सीधी सी बात है। 10-10.5 साल के बाद भी सिर्फ झांसे दे रहे हैं लोगों को, झूठ बोल रहे हैं, भी गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिना खर्ची बिना पर्ची के नौकरियां, 24 फसलों पर MSP हम दे रहे हैं, ये सब मोदी जी बोल रहे हैं। बिना पर्ची खर्ची का सुन लो जी, इनका पहली बार ऐसी सरकार है जिनके HPSC में, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में 1.5 करोड़ से ऊपर की नकदी पकड़ी गई। क्या जो इन्होंने HPSC का वो सेक्रेटरी लगा रखा था नाकर, वो पकड़ा गया। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जो मोटे मोटे मुकदमे थे कोई पकड़ा ही नहीं गया। इन्होंने तो HKRN लिया, रिजर्वेशन खत्म करके, रिजर्वेशन भी नहीं HKRN के अंदर, कच्ची भर्तियां कर रहे हैं और उसमें भी 2-2, 3-3 महीने की सैलरी लेके लोगों से तब लगाए हैं। इनसे भ्रष्टाचारी सरकार तो हरियाणा में कोई आई ही नहीं। प्रॉपर्टी ID के नाम पे हर चीज में घपला कर रहे हैं ये लोग।
हाँ, आप मेरा नाम दीपक बाल्यान है जी, गोहाना हल्के से मिलाना गांव से जी। हम जी एक तरफा चौधरी जगबीर मलिक को समर्थन करते हैं जी। सबसे पहले मैं अपने युवा की बात करूंगा जी। युवाओं के लिए आज के टाइम में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो रही है जी। खुद मैं अपना उदाहरण दूं जी, मैंने 3 बार जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखे हैं, मैंने खुद पेपर भरा उसमें, मतलब फार्म भरा 3 बार। आज तक कोई ये पता नहीं चला किस कारण से मैं रिजेक्ट किया गया, जबकि मेरी परसेंटेज वो 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, मेरा भी जी किसी में भी नहीं सरकार पास आउट हो है। नहीं आनी चाहिए। वो मेट्रो 2013 का कमिटमेंट करके आज तक एक खंबे के लिए भी कोई मतलब मंजूरी भी नहीं करवाई कि सोनीपत के लिए कुछ कर दें, कि भी एक खंबा चालू तो कर दे, मेट्रो कोई काम तो हो। वो सिर्फ आते हैं लारे देने, जो झांसा देने, बस झूठ बोलने आते हैं। वो कह रहे हैं कि 2047 तक देश को वो एक विकसित वो देश बना देंगे। ये तो सारी झूठ बोलने वाली बात है मैडम, क्या करें। इन्होंने कर्जा 205 लाख करोड़ कर दिया, कहाँ 55 लाख करोड़ था 2014 में। तो ये तो सिर्फ झूठे सपने दिखाते। 47 तक पता नहीं है इनमें से कौन जिएगा कौन मरेगा, हम जिएंगे मरेंगे क्या होगा। ये वैक्सीन तक ऐसी गढ़वादी के लोगों का पता नहीं क्या हाल होगा। और ये सिर्फ झूठ के सपने बेचते, करते कुछ नहीं है। राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में क्या फर्क लगता है आप? और राहुल गांधी कमिटमेंट करते हैं तो जो उसे पूरा करते हैं। उन्होंने क्या कर्नाटक में देखा था हमने, क्या जो महिलाओं से वादा किया था, जो कमिटमेंट करके आए थे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने, वो लागू किया है। उनकी एक दूसरा गांधी परिवार का तो कमिटमेंट ही है क्या, जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, उनका तो कमिटमेंट उससे बढ़िया कमिटमेंट तो किसी का हो ही नहीं सकता देश के लिए। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं परिवारवादी पार्टी है, ये तो शाही परिवार है, भ्रष्टाचारी परिवार है, हिंदू विरोधी परिवार है, देश विरोधी है। अगर ये मान लीजिए भ्रष्टाचारी पार्टी है, भ्रष्टाचार करते हैं, 10 साल से सत्ता में मोदी जी, 10-10.5 साल से सत्ता में है, आज तक 1 इंच का भी 1 रुपए का कोई आरोप साबित कर पाए उनपे? सिर्फ झूठ बोलने से क्या होता है? अगर उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार कर रखा था। राहुल गांधी पहुंच गए हैं, आप ये पूरा काफिला देख सकते हैं राहुल गांधी का, और राहुल गांधी की पूरी सिक्योरिटी और उनके साथ जो काफिला चल रहा है वो पूरा यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ दीपेंद्र हुड्डा भी हैं और भूपेंद्र हुड्डा भी शायद उनके साथ हैं। और अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पर मंच से खिताब करेंगे। आप उनका क्रेज देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, और भीड़ लगातार वहां पर जमा हो रही है जहां से राहुल गांधी गाड़ी से उतरेंगे। और ये क्रेज जो है वो आप देख सकते हैं कि एक झलक पाने के लिए लोग राहुल गांधी की बेचैन बेकरार आपको नजर आ रहे हैं। जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको सिर्फ यहाँ पर भीड़ नजर आएगी, आपको लोग नजर आएंगे, लोगों का हुजूम आपको नजर आएगा, और लोगों की आंखों में इंतजार राहुल गांधी का कि कब राहुल गांधी की एक झलक वो देख पाएंगे। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये गोहाना की सोनीपत गोहाना की मंडी है ये, जहां पर राहुल गांधी आपसे कुछ ही देर में खिताब करेंगे। और गोहाना की अगर हम बात करते हैं तो गोहाना में 2005 से कांग्रेस का सीट पर कब्जा रहा है। अब से 6 दिन पहले प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए थे, बड़ी बड़ी बातें वो यहाँ से करके गए थे। 22 कैंडिडेट्स के
लिए उन्होंने यहाँ से प्रचार किया था। आज उनकी पलवल में भी उनकी सभा है और इस बीच राहुल गांधी ने जो एक ऐसी लंबी लकीर खींच दी है जिसको बीजेपी को पार कर पाना या उसको पाटना मुश्किल नजर आ रहा है। आखिर के 4 दिनों में जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रचार अपना किया है और कांग्रेस ने पूरी ताकत अपनी झोंकी है, उससे साफ आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो पूरी अपनी ताकत या कांग्रेस ने पूरी अपनी ताकत जो झोंक दी है, उससे साफ समझा जा सकता है कि माहौल राहुल गांधी ने पूरे तरीके से हरियाणा चुनाव का पलट कर रख दिया है। जो एक लहर चल रही थी वो हम कह सकते हैं कि वो लहर कहीं ना कहीं सुनामी में बदलती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी को देखने आए हैं आप? हम तो राहुल गांधी के वहाँ सिपाही हैं आप? हाँ। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं? बिल्कुल। गोहाना में आ रहे हैं, वो कैसा लग रहा है आपको? नु क्लियर कांग्रेस आ गया रही क्यों? गति सुने गरीबी की माँ गोड़ दी ने बीजेपी वाला ने है कितने पावा है और होटल ला मैं 2 होटल ला गुहाने से मैंने होटल दाल रोटी का मैंने वैसी भूख मेरी जिंदगी में देखी, इतनी महंगाई जो न गिरी बीजेपी वाला स्ट्रेचर चलान कर दिया, जो किसानों के ऊपर देख अत्याचार। ये शोर आप सुन पा रहे होंगे और अगर आप ये शोर सुन पा रहे हैं तो ये शोर है राहुल गांधी के इंतजार का, राहुल गांधी को सुनने का। और लोग यहाँ पर जो बेचैनी बेकरारी है उसको आप समझ सकते हैं। राहुल गांधी एक नेशनल हीरो, एक पॉलिटिकल नेशनल हीरो बन चुके हैं जिसको हर कोई देखना चाहता है, उन्हें सुनना चाहता है। लोगों को का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कई राज्यों में देखा है राहुल गांधी में हमें की बातों पर हमें यकीन आता है और उनका साफ तौर पर कहना है कि 10 साल हमने राज्य की सरकार भी देखी, बीजेपी की और केंद्र की सरकार भी देखी और उनकी तमाम बातें जुमला साबित हुई हैं। तो अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी जब यहाँ पर आए हैं और 4 दिनों में जब वो अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं तो लोगों को एक उम्मीद और जग गई है और कांग्रेस में एक नई जान फूंक गई है। राहुल गांधी के आने से क्या कांग्रेस में और ताकत उसकी बढ़ गई है? पहले ताकत थी 50%, अब ताकत होगी 200% है। राहुल को जो गोदी मीडिया है ना उसने इसको पप्पू बना रखा था, लेकिन सच्चाई कब तक छुपेगी? सच्चाई ऊपर आ गई है। अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी होगा और यहाँ कांग्रेस सरकार आने जा रही है। 60 सीट यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे और विधायक जी यहाँ से हल्का से बड़ौदा में बालू बनेगा और गोवाना से जगबीर मलिक बनने जा रहे हैं। नुकू राहुल के आने से इतना फायदा होगा। अगर हम सोच रहे थे 65 सीट, लेकिन वो तो 65 की बजाय 75 से घाट नहीं देंगी। हाँ। अच्छा, ये हुड्डा सरकार बनेगी या कांग्रेस सरकार? हुड्डा सरकार लटते मोटी बनेगी, कोई ताकत नहीं रोक देगी। इतने जबरदस्त आंधी आई हुई है, सिरसा से लेकर दूसरे पलवल तक, उधर से लेकर नारनौल से जाकर पंचकुला तक आंधी आई हुई है। और अगर दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा को जनता दिल से चाहती है और उनका संघर्ष को सलाम करती है। पूरी बाबू बेटा ने जो मेहनत कर रखी है ना वो रंग ला रही है। और ऊपर से प्रियंका राहुल के आने से कि वो भी हमारे नेता सताए हुए हैं मोदी के, और वो भी आज जो आए हैं उनका हरियाणा की जनता कति बाट देख रही थी, वो आए। और आज शुक्रिया हरियाणा में आपका। हमारे जहाँ बड़ौदा हल्के से इंदुराज नलवाल को हम भारी बहुमत से विजय करेंगे और जगबीर मलिक को गंवाने से, राहुल गांधी आने से यहाँ बहुत फायदा हुआ है। जनता इनकी इंतजार कर रही थी और काफी बहुमत से हम कांग्रेस की सरकार हुड्डा के पक्ष में भारी। इससे पहले सामने से देखा है राहुल गांधी को आपने? हाँ देखा है, सोनीपत देखा है, हाँ दिल्ली भी देखा है। तो जब उनको सुनते हैं उनकी बातों पे आपको यकीन होता है, विश्वास होता है, आपको लगता है जो वो कह रहे हैं करके दिखाएंगे? करके दिखाएं, जो वादा कर दिया वो करके दिखाएं। हुड्डा साहब भी ऐसे ही, जो वादा कर दिया पूरा करके दिखाएंगे। घोषणा पत्र का सारा वादा। अगर ऐसा था तो फिर 10 साल क्यों बीजेपी की सरकार रही और क्यों सत्ता से हटा दिया लोगों ने? उसको ऐसा हुआ ना, जो ये बौखला दिया ना सब परिवारों को बीजेपी वालों ने। इनके पास प्रचंडे बहुत हैं, झूठ के बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं जी बस। लेकिन लोग तो यकीन करके उन्हें वोट करते हैं ना। नहीं जी, कोई यकीन नहीं करता। वहाँ जो 75 पार का नारा ला दिया, एक बार 70 पार, एक बार 400 पार। आदमी ये सोच लेते हैं कि हो सका कदना ये 17 पार ना हो। एक ही लाइन में क्लियर कर दूं, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी है हरियाणा में। आप मेरे को बीजेपी की एक सीट ऐसी बता दो जो क्लियर कट 10,000 से या 20,000 से जीत रहे हो। एक बताओ प्लीज आप। आपको लग रहा है एक भी सीट ऐसी नहीं? एक भी सीट ऐसी नहीं है कि कैंट से बाबा जी हार रहे हैं,
विधायक जी अपने मुख्यमंत्री जी नायब सैनी लाडवा से हार रहे हैं। रईस अच्छा, आप कह रहे नायब सैनी भी हार रहे हैं। नायब सैनी हार रहा है। नायब सैनी नहीं, जो इतना साहूकार है नारनौंद से, वो हार रहे हैं। एक सीट बता दो। ये जो मैंने नाम लिया ये तो दिग्गज लीडर हैं बीजेपी के, ये बड़ा और कोई है वो तो बता दो। अगर नायब सैनी नहीं आ रहे होते तो उनको अमित शाह को प्रचार में क्यों बुलाना पड़ता? बताओ, मुख्यमंत्री हैं, उनकी तो ये रिपोर्ट आई थी, एक पत्रकार ने मैंने सुना था कि भी उन्होंने 3 CID रिपोर्ट ली थी मुख्यमंत्री को कहां से चुनाव लड़ाए। करनाल में, नारायणगढ़ जो उनका गांव उनका हल्का पड़ता है, और लाडवा में। नारायणगढ़ में सबसे ज्यादा वोटों से आ रहे थे, उसके बाद करनाल से आ रहे थे, उसके बाद सबसे कम वोटों से लाडवा से आ रहे थे। क्योंकि लाडवा से रिस्क लिया गया और अमित शाह को प्रचार के लिए बुलाना पड़ गया। इससे खराब हालत क्या होगी इनके? तो बड़े से बड़ा हर मंत्री हारेगा, इनका एक भी मंत्री नहीं बचेगा आपकी बार। जनता वर्सेस बीजेपी चुनाव है ये। इलेक्शन है ये, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस पब्लिक है। सारी दुख है, सारी पब्लिक दुखी है। ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं है, ये इलेक्शन है बीजेपी वर्सेस पब्लिक। अच्छा, ये बताइए 10 साल में पब्लिक इतनी दुखी होगी कि जो है ना, इन बीजेपी वाले ने तो बिल्कुल सब कहेगा बनता डाल कर दिया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हरियाणा के लोग उनको तीसरी बार आशीर्वाद देंगे, और अमित शाह भी बोल रहे हैं, अमित शाह भी बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया कह रहे हो आप। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट नहीं, यहाँ हरियाणा का नाश करने वाले कौन है? मोदी और खट्टर। खट्टर ने जो हरियाणा का नाश कराया, बीजेपी का नाश कराया है, खट्टर ने नाश कराया है। ये टिकट किसने बांटी है? बीजेपी वाले कैंडिडेट ये कहते हैं जी हम आपको हाथ जोड़े, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाइयो। बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी वाले कहते हैं ये बात है। तो क्या आपको लग रहा है जो मोदी जी के नाम से जो चुनाव जीते जाते थे, अब क्या मोदी जी के नाम पर चुनाव हारे जा रहे हैं? मोदी जी का ग्राफ तो बहुत नीचे आ गया। किसका बड़ा है फिर ग्राफ? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का, और फिर राहुल का, राहुल गांधी का, सेंटर में राहुल गांधी का, यहाँ ये पब्लिक देखो। खड़गे का, प्रियंका गांधी का, खड़गे का, भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का, यहाँ जो जिन्होंने मेहनत करी है और लड़ाई लड़ी है, भ्रष्टाचार पूरा इंडिया में सारा भ्रष्टाचार का पैसा बड़े बड़े सरमाएदारों को लूट के भगा के, किसी को काम दे दे पैसे ले लेते हैं। इतना बड़ा लूट मचाई है, किसी ने नहीं मचाई होगी। आज पहलवान दुखी, आज किसान दुखी, मजदूर दुखी, व्यापारी दुखी, कर्मचारी दुखी, और रिटायर्ड कर्मचारियों का जो बकाया करता, हमने रिटायर्ड कर्मचारियों की तरफ से मैं स्टेट का, हरियाणा स्टेट पेंशन सभाज का चेयरमैन, मतलब हमने धरने दिए पूरे जिले वाइज, पूरे धरने दिए कमिश्नरी लेवल के, पूरे 22 दिन हमने संघर्ष यहाँ धरना दिया रोहतक में। लेकिन जरा सी भी किसी के एक उनके मंत्री ने, MLA में हमारी सुध नहीं ली, वह तुम्हारी मांग क्या है? वहाँ गए तो वहाँ जाकर उल्ट पुल्ट बोले, हम तो चुपचाप उल्टे आ गए, संघर्ष करा, हमारी मांग नहीं मानी। भूपेंद्र हुड्डा ने इस हमारे मैनिफेस्टो में कह दिया, हमारी सरकार आने पर तुम्हारी मांग मानूंगा और वो पक्का काम करूंगा। ये होती है सरकार, इनके कई बातें मध्यम होता है। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं, वो करके दिखाते हैं, और इन कहते झूठे जुमले एक नंबर। अगर बहुमत आया कांग्रेस का और कांग्रेस ने भूपेंद्र हुड्डा को या दीपेंद्र हुड्डा को नहीं बनाया और किसी और को बना दिया अगर मुख्यमंत्री, तो जी सुनो, ऐसा नहीं। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, जब से बीजेपी के 10 साल उनके काम को देखो, कितने बढ़िया, सारी जनता दुखी है उनके कामों ने देखे ना। बीजेपी के काम, और भूपेंद्र हुड्डा तो सबसे बढ़िया काम करे। कुमारी शैलजा तो कह रही है वो भी बन सकती है। हम हमारे लेके किसी ने बनाओ, लेकिन मैं बताता हूँ, भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा में इतनी क्वालिटी है जिसका कोई हम बता नहीं सकते, और संघर्षशील हैं, मेहनत की है पूरी जनता, हरियाणा की जनता उनको चाहती है। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता, जिसको चाहेगी वही बनेगा, और वो बनाना ही पड़ेगा, और जनता बनवाएगी, और MLA उसके होंगे और वो बनवाएंगे। बाकी यूं है, वो उनकी मर्जी है, उनका काम है। जनता हरियाणा की चाहती है भूपेंद्र हुड्डा बनो चाहे दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र कोई फर्क नहीं है, मेहनत कर रखी है, और जो कहते हैं वो। तो फिर बीजेपी फिर कहेगी कि कांग्रेस तो जाटों की पॉलिटिक्स कर रही है। ऐसा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा में सुनो, भूपेंद्र हुड्डा में आज तक चाहे चौरणबीर में इनके फादर हुआ करते, वो भी मंत्री ज्वाइंट पंजाब के IPM हुआ करते, इरिगेशन पावर मिनिस्टर।
उनमें भी और इनमें भी। हरिजनों के घर दूध मैं भी साथ में घूम रहा हूँ, हमने उनका हरिजनों का दूध दे दिया, दूध पिया करते, चाय बनाते चाय पिया करते। दीपेंद्र हुड्डा पानी खाना खाते हरिजनों के घर में। हरिजनों में जात पात में कोई विश्वास नहीं करते, भूपेंद्र हुड्डा ना दीपेंद्र हुड्डा। बीजेपी वाले बोलते हैं नहीं। इस बात को मैं चमार जाति से संबंध रखता हाँ, हूँ। वो बीजेपी वाले और धर्म की धर्म जात की छत्तीस बिरादरी इसके साथ है जी, कांग्रेस पार्टी के छत्तीस हाँ, बिरादरी। हम चमार हैं। हाँ, है ये ना? झूठा विपक्ष फैलाता है इस चीज को, लेकिन कांग्रेस पार्टी नहीं फैला। लेकिन ये मोदी जी ने कहा और अमित शाह ने कहा और खट्टर ने भी बोला कि दलित बेटी का अपमान कर रहे हैं। देखो जी, पार्टी ने नहीं किया कि कोई भी बंदा किसी के तरफ से बोल जाए, जैसे यहाँ पे कोई भी बंदा बोल जाए, पार्टी ने नहीं बोला ना जी। वो असामाजिक तत्वों ने बोला, पार्टी ने नहीं बोला, किसी नेता ने। ठीक है, मान सम्मान है, पूरा पार्टी में मान सम्मान है, हर जाति का मान सम्मान है। ये विपक्ष गलत फैलाव कर रहा है। बाबू बेटा में क्वालिटी है, जात पात का जहर ये नहीं फैलाते। ये दूसरी पार्टी वाले ऐसे आदमी को, इरिलेवेंट आदमी को किसी को भेज कर कवा देते हैं और वो प्रचार कर देते हैं, लेकिन इसमें कोई भेदभाव नहीं है। शैलजा उनकी बहन है, बहन का आदर करते हैं उनका, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर 36 बिरादरी भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा को चाहती है, चाहे वो वाल्मीकि हो, हरिज हो, धानक हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, सारी जाति उससे लगाव है भूपेंद्र की। आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं सामाजिक न्याय, सामाजिक बराबरी की, आरक्षण की वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 50% का जो कैप है वो हटाएंगे। इन तमाम बातों पर आपको यकीन होता है? हाँ बिल्कुल यकीन है जी, यकीन है। देखो जी, कांग्रेस पार्टी ने जो भी वादे किए, मकानों के, प्लाटों के, गरीबों को पानी का, जो भी कुछ जो भी दिया गरीब के लिए, कांग्रेस पार्टी ने दिया जी। खाली बीजेपी ने 10 साल में सबका विनाश कर दिया, विनाश। अरे गरीब परिवारों के राशन कार्ड काटे गए, उनकी फैमिली आईडीओ में 3.5 लाख की इनकम दिखाई दी साल की। एक हफ्ता बाद उनको 4.5 लाख, फिर एक हफ्ता बाद उनके 1.5 लाख, ऐसे ऐसे करके रुपए दे देकर सीसी सेंटरों पर जब ठीक करवाइए जी। तो गरीबों के साथ तो ऐसा ना हुआ है जी। कांग्रेस पार्टी ने जब भी साथ दिया तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के साथ दिया है। हम ये कहना चाहते हैं, जो हालात हरियाणा के 10 साल के बीच में बने, इसमें पूरा मेहनत का आवाम का कचुम्बर निकाल दिया बीजेपी सरकार ने। और इसमें जितना भी मेहनत का आवाम है, हम प्रतिनिधित्व करते हैं। और यहाँ सिरदाब पूंजीवाद को फायदा पहुंचाने के लिए टैक्सों की मार लगा दी, प्राइवेटाइजेशन बढ़ा दिया, कौशल रोजगार निगम एक ऐसा लिया, युवा के साथ धोखा कर दिया। सेंटर में जो अग्निवीर लाए और हरियाणा के अंदर कौशल रोजगार निगम लाए, इसने पट्टा बैठा दिया। कोई सीनियरिटी नहीं, कोई जूनियरिटी नहीं, पूरा भ्रष्टाचार बीजेपी ने जड़ जड़ तक पहुंचाया। इसके अंदर ना कोई आरक्षण है, ना कुछ है, ना इसके अंदर सीनियरिटी है, ना जूनियरिटी है। अपने विधायकों द्वारा चिट फंड के द्वारा कौशल रोजगार के तहत भर्ती किए जाते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची के एडवर्टीजमेंट, बड़े बड़े पोस्टर लगा रखे हैं। ये तो नागपुर से पीएचडी करके आते हैं झूठ बोलने की। आरएसएस और बीजेपी, नायर सैनी ने झूठ बोला, इतने बड़े बड़े अखबार भर के पूरी मीडिया में छा 1,20,000 कर्मचारियों को पक्का करूंगा। कहाँ किया? पक्का कहाँ किया? 58 साल तक कौशल रोजगार में रखूंगा, ये कोई पॉलिसी नहीं है। रिटायर अगर कर्मचारी को रेगुलर करते हैं, रेगुलर की अपनी टर्म कंडीशन होती है, सीएसआर के तहत भर्ती होती है, कानूनन तौर से नियमित कर्मचारी को पेंशन का अधिकार है। इन्होंने कोई अधिकार नहीं, बकवास करते, झूठ बोलते। हरियाणा की जनता जाशिम नहीं आएगी, यहाँ जागरूक जनता है। और ये जनता चुनाव लड़ रही है, बीजेपी के खिलाफ लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी के लिए एक एक आदमी, गरीब, मजदूर, किसान, कर्मचारी, छात्र और छोटा दुकानदार, इन्होंने गुंडागर्दी फैला दी। आप रोहतक में जाके देखियो, हिस्ट्री शीटरों को ये टिकट दे रहे हैं, हिस्ट्री शीटरों को। और जो रोहतक का भूतपूर्व विधायक था, आज भी अपना वर्चस्व कायम करके वहाँ बड़े बड़े हिस्ट्री शीटरों को बड़े बड़े ठेके दे दिए, बहुत कुछ दे दिया। ये जितना गुंडागर्दी फैलाएंगे, इन्होंने फैलाई है। पहले तो कहता था ना विनेश को, मेरी बेटी है। अरे बेटी की इज्जत का हनन हो रहा है, उस दरिंदे को गुलदस्ता पहना रहा मोदी। क्या है ये मोदी? उधर वो बूटों के नीचे रगड़ी जा रही है हमारी बेटियां, अब धूल चटाएगी विनेश। अब क्या कहते हैं, कांग्रेस की बेटी होगी, देश की बेटी है, देश की बेटी रहेगी। और कांग्रेस पार्टी को सलूट करते हैं हम।
जिसने विनेश जैसी बेटी की प्रतिभा को जाना समझा और उसको आज विधायक बनाने के लिए टिकट दिया, उसको संसद में पहुंचाना चाहिए था, उस दरिंदे के सामने बैठती, लेकिन उम्र कम रह गई बेटी की, नहीं तो उसको संसद बनाता हरियाणा। हरियाणा जागरूक स्टेट है, हरियाणा मेहनतकश है, देश की सेना का 10% हिस्सा हरियाणा से है और मेडलों में 33% मेडल हरियाणा से आते हैं। हरियाणा को बेकुमार रह गया, बजट देता 600 करोड़ गुजरात में खेल खिलाड़ी के लिए, 1 पदक लाते हैं, यहाँ 6 पदक ले और बजट दिया 60 करोड़। एक आदमी ने, एक बच्चे ने पता है, जन जन तक आवाज पहुंचाई हुई है। बीजेपी और बीजेपी की ये वोट काटू एक नई नीति चलाई अब चला दी। जिनको कांग्रेस में टिकट नहीं मिला उनको बरगला के आजाद खड़े कर रखे, यहाँ भी खड़े कर रखे हैं। ये वोट काटुओं को खूब समझता हरियाणा, सुपड़ा साफ करेगा। बीजेपी की जमानत जब्त होगी कई जगह। और नायब सैनी को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, नायब सैनी अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएगा, नया रिकॉर्ड होगा पंजाब की तरह। हरियाणा का मुख्यमंत्री जमानत बचाने में मुश्किल से कामयाब होगा, ये कहना चाहते हैं। धन्यवाद। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये अपने कारगिल के योद्धा है। आप तो बड़े मूछे और पूरा एकदम हरियाणा के स्टाइल में आप नजर आ रहे हैं। उससे पहले आपको नमस्कार, मैं मेहर सिंह टाइगर कारगिल विजेता सेना मेडल। ये जो बीजेपी ने ये 10 साल आप सेना में थे, आप कह रहे हैं आप सेना में थे? जी हाँ, कारगिल का विजेता हूँ मैं। जी हाँ, ये हिंदुस्तान के अंदर तो ये मोदी और शाह दोनों जिद्दी किस्म के लोग हैं। झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं करना, देश को तोड़ने के सिवाय इनके पास कोई काम नहीं है। जिसके पास पैसा उसकी बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, जो मजदूर किसान अपने जो दुकानदार हैं उनको जीरो करते जा रहे हैं। हरियाणा में किसी भी स्टेट के अंदर फोर ग्रुप लगाते हैं और गुजरात के IAS IPS लगाते हैं। हर जगह इनकी चोरी चलती है, हर जगह इनकी झूठ चलती है। झूठ के महान इन्हें झूठ को भी हरा दिया। झूठ तो कभी हारती ही नहीं ना, कितनी बोल लो, इन्हें झूठ को भी हरा दिया। झूठा कर ये नहीं और बोल। प्रदेश जय जवान जय किसान का प्रदेश, जय संविधान का प्रदेश। जब वोट पड़ेगी 5 अक्टूबर को तो हर वोट से निकलेगा जय संविधान, हर वोट से निकलेगा जय जवान, हर वोट से निकलेगा जय किसान, हर वोट से निकलेगा जय नौजवान। और जब वोट पड़ेगी हुक्मरान है, इन दिल्ली के हुक्मरानों तक एक आवाज जाएगी, उनको पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? ये हरियाणा है प्रधान। राहुल जी, एक आपको एक बड़ी स्पेशल आपको गिफ्ट देना चाहते हैं इलाके की तरफ से, एक बहुत ही स्पेशल गिफ्ट। जब आप आए थे आपने एक मिनट, ये भी स्पेशल गिफ्ट है, मातू की जलेबी है। ये हमारे मातू की जलेबी, हमारे सांसद जी के पंडित मातूराम जी की जलेबी, गोहाना की है मातूराम जी की जो जलेबी है। राहुल जी, हम ये जलेबी खा के बड़े हुए हैं, हम ये जलेबी खा के बड़े हुए हैं। ये ये हमारा कल्चर है राहुल जी। ये पंडित मातूराम जी की जलेबी हम लोग बचपन से खा। एक स्पेशल गिफ्ट और इस इलाके की, आप आए थे यहाँ पर, आपने हमारी खेती किसानी देखी थी और आपने खेत में जीरी लगाई थी जी। वो जीरी अब चावल का रूप धारण हो गया और वो जो उस खेत का चावल का कट्टा, राहुल जी, मलिक साहब एक मिनट, जिस खेत में आपने जीरी लगाई थी राहुल जी, वो चावल अब चावल का कट्टा बन गया। उस खेत का जमींदार हमारा भाई संजय, और ये जो चावल लेकर जिस वो खेत में आपने जीरी लगाई थी, ये आपको भेंट कर रहे हैं हमारे भाई संजय। राहुल जी, हमें विश्वास है आप अन्नदाता की, किसान की और मजदूर की अगर देश में कोई लाज रखेगा
तो वो हमारा राहुल गांधी जी हमारी लाज रखेंगे, हमें विश्वास है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आग्रह करता हूं, जन जन की आवाज, हमारे नेता जिनके नेतृत्व में पहले चंडीगढ़ और उसके बाद दिल्ली में आपको प्रधानमंत्री बनाने तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी आएंगे आपके बीच में, जिस घड़ी का आपको इंतजार था। राहुल गांधी, राहुल गांधी। दीपेंद्र हुडा, सतपाल ब्रह्मचारी जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता जिनको मैं टाइगर कहता हूं, शेर कहता हूं, सुनाई नहीं दिया भाई। अब काफी साल हो गए मैं राजनीति में हूं और मैं आरएसएस का जो आदमी होता है और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता होता है उसमें जो फर्क होता है 1 सेकंड में पहचान लेता हूं। मुझे दिखते ही पता लग जाता है ये कांग्रेसी है या फिर ये आरएसएस बीजेपी का आदमी है। आप जानते हो पता है कैसे लगता है? पता कैसे लगता है जानते हो? ये स्टेज देखो आप, ये देखो इनके चेहरे देखो, ये सब मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे ही हमारे कार्यकर्ता होते हैं। 24 घंटा आपको खुश दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान दिखेगी। और बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, 24 घंटा वो ऐसे रहते हैं। आप इनके चेहरे देखो, मोदी जी का चेहरा देखो, राजनाथ सिंह जी का देखो, मोहन भगवत जी का देखो, इनके सब कार्यकर्ताओं का चेहरा देखो, वो ऐसे देखेंगे। पता नहीं अजीब सी बात है, गडकरी जी मुस्कुराते रहते हैं तो वो थोड़ा अलग है, बट सारे के सारे इनके जो नेता हैं, इनके जो कार्यकर्ता हैं, 24 घंटा ये गुस्से में रहते हैं। और हमारे जो टाइगर हैं 24 घंटा मुस्कुराते रहते हैं, चेहरे पे सुख होता है। अच्छा, अंदर दर्द हो, अंदर दुख हो, मगर चेहरे पे दुख नहीं दिखेगा। डरते किसी चीज से नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आप जानते हो। अच्छा, कुछ साल के लिए बीजेपी वालों ने आक्रमण किया, थोड़े से जो कांग्रेसी डर गए, वो भाग गए, आपने देखा होगा। मगर ये लोग नहीं डरे, किसी से नहीं डरे, आप भी नहीं डरे। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश रहता है, जनता की आवाज सुनता है और डरता किसी से नहीं। इसीलिए मैं उसे टाइगर कहता हूं, शेर। और हमारी शेरनियां भी दिख रही हैं यहां पे। भाई और बहनों, लड़ाई इसकी है। ये संविधान जो है, ये अंबेडकर जी की देन है, महात्मा गांधी जी की देन है, और इसी के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। कांग्रेस के हजारों कार्यकर्ता इसके लिए मरे हैं। और आज यही सवाल है। सवाल यह है, बीजेपी इसको खत्म करना चाहता है। जो भी वो करते हैं, इसको कमजोर करने के लिए करते हैं। चाहे वो अदानी की मदद हो,
अग्निवीर योजना हो, जो भी इनका काम है, ये इसको कमजोर करने का काम करते हैं। और जो भी हम करते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा, चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, किसानों का कर्ज माफ हो, जो भी हम करते हैं, हम इसकी रक्षा करने के लिए करते हैं। यह फर्क है। वो चाहते हैं कि अंबेडकर जी की मूर्ति रह जाए, अंबेडकर जी की मूर्ति के सामने वो हाथ जोड़ते हैं, मगर फिर 24 घंटे जो अंबेडकर जी का सपना था उसको नष्ट करने में, खत्म करने में लगा देते। लड़ाई इसी बात की है। और आज मैं आपको यही बताने आया हूं कि राजनीतिक लड़ाई आज हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई है। यहां पे दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक आरएसएस, बीजेपी, जो इसको खत्म करना चाहते हैं, जो जाति जनगणना नहीं चाहते हैं, जो रिजर्वेशन को खत्म करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो इसकी रक्षा करती है। मर जाएगी मगर इसकी रक्षा करेगी। जिन्होंने आपको रिजर्वेशन दिया, जो रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने का काम करने जा रही है, और जो जाति जनगणना का वायदा करी है और पूरा करेगी उस वायदे को। तो लड़ाई इन दोनों शक्तियों के बीच में है। और हरियाणा इस लड़ाई में, इस बड़े युद्ध में एक युद्ध है। अभी आपने मुझे जलेबी दी, कहां है जी, लाइए वो। नहीं वो डब्बा दो, डब्बा दो। सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है। ये देखिए, ये इससे आपको पूरी हरियाणा की हालत पता लग जाएगी। सबसे पहले जैसे ही मैंने आज ये गाड़ी में जलेबी चखी, मैंने अपने बहन को सीधा मैसेज भेजा। मैंने कहा प्रियंका को जलेबी बहुत अच्छी लगती है। मुझे आमतौर से दूसरी मिठाई अच्छी लगती है, मगर जैसे मैंने ये जलेबी चखी, मैंने प्रियंका को सीधा मैसेज मारा। मैं पढ़ लेता हूं जो मेरे फोन पे है। मैंने कहा, प्रियंका, आज मैंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छी जलेबी खाई है। लिखा है यहां पे कि मैंने अपनी जिंदगी में सबसे अच्छी जलेबी आज खाई है। मैं तुम्हारे लिए आज शाम एक डब्बा लाने जा रहा हूं। अब इसमें हरियाणा के एक व्यक्ति का खून पसीना है। पूरा कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया, सालों से ये काम कर रहे हैं। होना क्या चाहिए, जैसे मैंने आज दीपेंद्र से गाड़ी में कहा, पुनिया जी से गाड़ी में कहा, होना क्या चाहिए कि ये जो आपकी जलेबी है पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए। और उसके बाद बाकी देशों में, अमेरिका में, जापान में,
अलग अलग रूप लेते हुए इसको दूसरे दूसरे देशों में जाना चाहिए। आज इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हैं? इनकी दुकान में कितने लोग काम करते हों? मान लो इनकी दुकान में आज 100 लोग काम करते हैं, तो अगर इनकी जलेबी बाकी हिंदुस्तान में जाएगी, बाकी दुनिया में जाएगी, तो शायद उनकी फैक्ट्री में एक दिन 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 लोग काम कर सके। मगर उनको नरेंद्र मोदी जी ने चक्रव्यूह में फंसा रखा है। जैसे यहां पे महाभारत में, कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को फंसाया गया था, वैसे ही इन्हीं को, मथुराम जी को चक्रव्यूह में फंसाया गया है। कैसे फंसाया? सबसे पहले नोटबंदी, उसके बाद गलत जीएसटी, उसके बाद अरबपतियों को, 2-3 अरबपतियों को बैंक का सारा पैसा पकड़ा दिया। अगर आप इनसे जाके पूछेंगे कि भैया बैंक से आप पैसा मांग सकते हो, लोन ले सकते हो, और मशहूर आदमी है, अगर आप इनसे पूछोगे ये कहेंगे नहीं भैया, बैंक हमें कर्जा नहीं देगा, बैंक तो हिंदुस्तान में आज अदानी और अंबानी को ही पैसा दे सकता है। वहां नहीं बात रुकती। इनको फिरौती की कॉल आती है, बाहर देश से कॉल आती है, एक्सटॉर्शन किया जाता है, 5 लाख 10 लाख रुपए मांगे जाते हैं, डराया जाता है, धमकाया जाता है। और यह सिर्फ एक आदमी के साथ नहीं हो रहा है, यह हजारों लाखों लोगों के साथ हरियाणा में किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने और आपकी सरकार ने हरियाणा को बेरोजगारी का सेंटर बना दिया है। हरियाणा में अगर कोई रोजगार चाहता है उसे नहीं मिल सकता। मैं अभी गया, अमेरिका गया, डैलस गया, डैलस में हमें फोन कॉल आता है, कहते हैं राहुल जी हम आपसे मिलना चाहते हैं। कौन हो आप? हम हरियाणा के युवा हैं। सॉरी, मुझे अभी बताया गया मथुराम जी को 2 करोड़ रुपए की फिरौती की कॉल आई थी। तो डैलस गया, डैलस में मुझे कहते हैं भैया हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप कौन हो? हम हरियाणा के युवा हैं। डैलस में क्या कर रहे हो? हरियाणा से हम भाग के गए हैं। क्यों गए? हरियाणा में रोजगार नहीं है, हरियाणा में महंगाई है, हरियाणा में हम अपना सपना पूरा नहीं कर सकते, इसीलिए हम अमेरिका गए। कैसे गए? खेत बेचकर, 50 लाख रुपए देकर, कर्जा लेकर गए। कहां से गए? दिल्ली से इस्तांबुल, इस्तांबुल से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से सूरीनाम, सूरीनाम से पनामा, पनामा के जंगलों से निकलकर हम अमेरिका गए। अभी तक हमें नहीं मालूम कि हमें वापस भेजा जाएगा या नहीं। क्यों गए? करने को कुछ नहीं है। किस रेट पे आपने कर्जा लिया? 2 रुपए प्रति महीना। मैंने उनसे पूछा भाई बताओ, 30 लाख रुपए आपने दे दिए, 50 लाख रुपए आपने दे दिए अमेरिका जाने के लिए, हरियाणा में आपने छोटा सा बिजनेस क्यों नहीं खोला? हरियाणा में आपने दुकान क्यों नहीं खोली? हरियाणा में आपने छोटी फैक्ट्री क्यों नहीं खोली? उन्होंने मुझे कहा राहुल जी, हरियाणा में छोटी फैक्ट्री, छोटा बिजनेस सफल हो ही नहीं सकता, इसलिए हम अमेरिका गए हैं। उसके बाद कहते हैं राहुल जी एक काम कीजिए हमारे लिए। मैंने कहा क्या? कहते हैं राहुल जी हम अपने परिवार से नहीं मिल सकते, 10 साल के लिए
हम अमेरिका में फंसे हैं। अगर हमारे पिता की मृत्यु होती है, माता जी की मृत्यु होती है, हम अंतिम संस्कार तक नहीं करवा सकते। हमें वीडियो फोन पर अपने पिता माता का अंतिम संस्कार करना पड़ता है। सच्चाई है। यह हालत है हरियाणा की। राहुल जी, आप जाइए, हमारे परिवारों से मिलिए और उन्हें कहिए कि हम ठीक हैं। मैंने कहा भैया आप वीडियो कॉल पे तो बात करते हो, मेरे जाने की क्या जरूरत है? कहते नहीं राहुल जी, वो हमारी बात मानते नहीं हैं, वो सोचते हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। आप जाके उन्हें बताइए कि हम ठीक हैं, हम अकेले हैं, सपना पूरा करने के लिए आए हैं, मगर ठीक है। तो मैं वापस गया, सुबह सुबह करनाल गया, 20-25 परिवारों से मिला। अजीब सी बात है, वीडियो कॉल पर, कंप्यूटर पर, एक तरफ अमेरिका में हरियाणा के युवा, हरियाणा के भविष्य अमेरिका में बैठे हैं क्योंकि उनको हरियाणा में रोजगार नहीं मिल सकता। दूसरी तरफ उनके परिवार। बातचीत चल रही थी, मैं सवाल पूछ रहा था। एक मां मुझे बता रही थी कि उसके बेटे को हर रोज अमेरिका में कोई आके पीटता है, एक्सीडेंट हो गया उसका, पेट की सर्जरी हुई, चल नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, वो उसको देख नहीं पाई, मिल नहीं सकती उससे। और जब ये बातचीत कर रहे हैं, एकदम से एक चीख उठती है, चिल्लाता हुआ बच्चा भागता है कंप्यूटर के पास, कंप्यूटर को ऐसे पकड़ता है, चिल्लाता है पापा 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 वापस आओ, वापस आओ पापा, वापस आओ। पापा देखते हैं उसको, मुस्कुराते हैं। रोना चाहता है क्योंकि वो अपने बच्चे को 10 साल के लिए नहीं देखेगा। मगर हरियाणा के लोगों के जैसे, कांग्रेस के हमारे जो कार्यकर्ता है वैसे, दिल के अंदर दर्द है मगर चेहरे पे आंसू नहीं दिखेंगे, चेहरे पे मुस्कान नहीं दिखेगी। वैसे ही वो युवा रोते हुए बच्चे को कहता है, बेटा घबराओ मत, सब कुछ ठीक है, वापस आ जाऊंगा। अपने बच्चे से उसको झूठ बोलना पड़ता है, वापस नहीं आएगा, 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता है। बीजेपी की सरकार की देन है, नरेंद्र मोदी जी की देन है। ऐसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। यहां पे अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए, अरबपतियों के लिए सब कुछ होता है। आप अग्निवीर योजना की बात करते हो, अग्निवीर योजना का क्या मतलब है? नाम दे रखा, बड़ा सुंदर नाम दिया है, अग्निवीर। इस योजना का एक ही लक्ष्य है कि जो पहले हिंदुस्तान के जवानों के जेब में पैसा जाता था, पेंशन का पैसा जाता था, कैंटीन का पैसा जाता था, जब वो शहीद होते थे उनको जो कॉम्पेंसेशन मिलती थी, अग्निवीर उस पैसे को छीनने का तरीका है। नाम दिया, बड़ा सुंदर नाम दिया है, मोदी जी ने सोच के दिया है। देशभक्ति की भावना है, उससे खिलवाड़ करने का यह नाम है। उसको अग्निवीर योजना नहीं देना चाहिए नाम, उसका सच्चा नाम है अदानी योजना। उसका लक्ष्य है कि हिंदुस्तान की डिफेंस का बजट जो जवानों की ट्रेनिंग में जाता था, उनकी पेंशन में जाता था, उनके शहीद दर्ज में जाता था, उनकी कैंटीन में जाता था, वो पैसा डाइवर्ट करके अदानी जी के जेब में चला जाए। आप जाइए, गूगल पे जाइए, आज शाम मीटिंग के बाद जाइए, अदानी डिफेंस कंपनी का नाम लिखिए गूगल पे, उस पे आपको हथियार दिखेंगे, ड्रोन दिखेंगे, कारतूस दिखेंगे, राइफल दिखेगी, असॉल्ट राइफल दिखेगी, पिस्तौल दिखेगी, सब दिखेगी।
एक भी हथियार अदानी ने नहीं बनाया है। सारे के सारे हथियार इजरायली कंपनी और अमेरिकन कंपनियों ने बनाए हैं। अदानी जी का लेबल है, जैसे अग्निवीर योजना लेबल दिया है वैसे ही वहां पे अदानी डिफेंस लेबल दिया है। अदानी डिफेंस सिर्फ इजरायली हथियार हिंदुस्तान में बेचने का काम करता है, अमेरिकन हथियार हिंदुस्तान में बेचने का काम करता है। अग्निवीर से जवानों का पैसा छीना और अदानी डिफेंस के माध्यम से जवानों का पैसा अदानी जी के जेब में डाला। यही सिस्टम चल रहा है। चमकते हुए लेबल हैं, अग्निवीर, अदानी डिफेंस, ये सब खोखले हैं। एक ही सच्चाई है, हिंदुस्तान में गरीबों का पैसा अरबपतियों के जेब में डालना है। कैसे डालना है, किस प्रकार डालना है, यह है नरेंद्र मोदी का काम। काले कानून लाए, 3 किसानों के खिलाफ कानून लाए, स्टेट से कहा कि किसानों को फायदा होगा। देश के सारे किसान सड़क पे आ गए। अगर किसानों के फायदे के कानून थे तो किसान सड़क पे क्यों उतरे? क्योंकि हिंदुस्तान के हर किसान को मालूम था कि ये जो काले कानून हैं ये अदानी और अंबानी जैसे लोगों की मदद करने के कानून हैं। ये हमारा धन, हमारी मेहनत को छीनने के कानून है। और अच्छा हुआ कि किसानों ने ये कानून रुकवा दिए। हमने पार्लियामेंट में ये काम किया, कानून रुकवाए। यही इस सरकार का लक्ष्य है। जहां भी ये आपसे पैसा निकाल सकते हैं ये छीन के निकालेंगे। बड़े बड़े भाषण हो जाएंगे, बड़ी स्पीच होगी, मगर अंत में महंगाई बढ़ेगी, आपके जेब में पैसा नहीं आएगा और अदानी जी की, अंबानी जी की हजारों करोड़ रुपए की शादियां होंगी। आपने देखी है अंबानी जी की शादी? देखी आपने? मीडिया पे आपने देखा होगा। मीडिया पे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों शादियां होती हैं। आपने मीडिया पे किसी गरीब किसान की शादी बड़े बड़े भाषण हो जाएंगे, बड़ी स्पीच होगी, मगर अंत में महंगाई बढ़ेगी, आपके जेब में पैसा नहीं आएगा और अदानी जी की, अंबानी जी की हजारों करोड़ रुपए की शादियां होंगी। आपने देखी है अंबानी जी की शादी? देखी आपने? मीडिया पे आपने देखा होगा। मीडिया पे हिंदुस्तान में लाखों करोड़ों शादियां होती हैं। आपने मीडिया पे किसी गरीब किसान की शादी देखा ना? राहुल गांधी को देखा शादी में? बात क्लियर हो जानी चाहिए, कौन किसके तरफ खड़ा हुआ है, बात क्लियर हो जानी चाहिए। मोदी जी चाहते भी तो उन्हें उस शादी में जाना पड़ता। अगर उन्होंने मन बना लिया होता कि मैं अंबानी की शादी में नहीं जाऊंगा, अंबानी जी को सिर्फ एक फोन उठाना, कहना मोदी जी आइए, मोदी जी को जाना पड़ेगा। अदानी जी का एक फोन लगेगा, अंबानी का एक फोन लगेगा, नरेंद्र मोदी जी को जाना पड़ेगा। मार्केटिंग उनकी वो करते हैं। मैंने इनको अपना दोस्त बोला, मीडिया के मित्र हैं हमारे, ये हमारे मित्र नहीं है, ये मोदी जी के मित्र हैं। मुद्रा पोर्ट में 3000 किलो हेरोइन पकड़ा जाता है। हरियाणा में ड्रग्स फैल रहे हैं, 3000 किलो, 3000 किलो हेरोइन, जो मतलब लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है।
3,000 किलो हेरोइन मुद्रा पोर्ट में पकड़ा जाता है। अदानी पोर्ट में मोदी जी ने कोई कार्रवाई की? कोई पकड़ा गया? कोई जेल गया? मोदी जी ने कहा कि मैं पता लगाऊंगा किसके ड्रग्स हैं, कैसे पकड़े गए, मैं पकड़ूंगा। बोला? एक शब्द नहीं बोला। क्यों? क्यों नहीं? तो हरियाणा की माताएं 24 घंटा, अभी मैं लंच करके आया हूं, पहली बात उन्होंने बोली, राहुल जी हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है। पूरा हरियाणा जानता कि हरियाणा में ड्रग्स फैल रहा है। मुद्रा पोर्ट में हजारों किलो पकड़ा जाता है। यहीं तो आएगा वो ड्रग्स, यहीं तो आएगा। मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, मीडिया ने कहीं नहीं लिखा, कहीं नहीं बोला कि अदानी के पोर्ट में हजारों किलो हेरोइन पकड़ा गया है। शादी दिखा देंगे, डांस नाच गाना दिखा देंगे, मगर अदानी जी के जो पोर्ट में ड्रग्स निकलेगा वो उसके बारे में कभी नहीं बोलेंगे, बोल नहीं सकते। यह हिंदुस्तान और हरियाणा की सच्चाई है। इसे बदलना है, और बदलने का एक ही तरीका है। कल भाषण में प्रियंका ने, हुड्डा जी ने, शैलजा जी ने, सब ने बोला कि लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इज्जत होनी चाहिए। सही बात है, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी इज्जत होनी चाहिए। मगर अगर हम किसान की इज्जत करें और 24 घंटा उसकी रिस्पेक्ट करें और उसकी जेब में पैसा नहीं है, तो उस इज्जत रिस्पेक्ट का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फायदा नहीं। वो भूखा मर रहा है, उसको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए, उसे भोजन चाहिए, उसे पैसा चाहिए। सही बात? तो मैंने मन बना लिया है, मेरा एक ही काम है राजनीति में, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया ना, उतना पैसा मैं उठाकर किसानों को दूंगा, मजदूरों को दूंगा, गरीबों को दूंगा। मेरी सोच है कि भैया रिस्पेक्ट जब ही आती है, रिस्पेक्ट जब ही आती है जब जेब में पैसा होता है। पैसे के बिना रिस्पेक्ट नहीं आएगी। इसीलिए अगर उसने 16 लाख करोड़ रुपए 25 लोगों का कर्जा माफ किया है, तो हम भी लाखों करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ कर सकते हैं। हरियाणा में मैंने कहा बड़े युद्ध में ये छोटा युद्ध है। हरियाणा में हम शुरुआत कर रहे हैं महिला शक्ति योजना। 2,000 रुपए हर महीने हरियाणा की महिलाओं के बैंक अकाउंट के अंदर। आप आज 1,200 रुपए का सिलेंडर खरीदते हो, चुनाव के बाद उसका दाम 500 रुपए होगा, 700 रुपए आपके जेब के अंदर एक्स्ट्रा। 2 लाख सरकारी रोजगार खाली पड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अरबपतियों को कॉन्ट्रैक्ट में दे रखे हैं, ठेकेदारी प्रथा चला रखी है। 2 लाख युवाओं को हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार परमानेंट जॉब देने जा रही है। और भाइयों और बहनों, एक बात अच्छी तरह समझ लो, ये जो नौकरियां हैं, 2 लाख नौकरियां हैं, ये 36 बरादरियों को मिलने वाली हैं। हरियाणा में 36 बरादरियों को न्याय के साथ ये 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। ये परमानेंट नौकरियां होंगी। किसान को हम एमएसपी की गारंटी देंगे, और जो धान है जो आपका अभी खरीदा नहीं जा रहा है, चुनाव के एकदम बाद जो नई सरकार आएगी, आपका धान एकदम खरीदना शुरू कर देगी।
300 यूनिट बिजली फ्री में, और जैसे हमारा राजस्थान का प्रोग्राम था 25 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस। किडनी का ऑपरेशन कराना हो, दिल का ऑपरेशन कराना हो, कैंसर हो, प्राइवेट अस्पताल में आपको 25 लाख रुपए तक मिलेंगे इलाज करवाने के लिए। भाई और बहनों, हिंदुस्तान में पैसे की कोई कमी नहीं है। लोग कहते हैं हिंदुस्तान में गरीबी है। हिंदुस्तान गरीब नहीं है, हिंदुस्तान के लोग गरीब हैं। हिंदुस्तान में 30-25 अरबपति हैं, लाखों करोड़ रुपए पड़ा है उनके पास। हिंदुस्तान गरीब नहीं है, हिंदुस्तान की जनता गरीब है। हिंदुस्तान का किसान गरीब है, हिंदुस्तान का मजदूर गरीब है, मगर पैसे की कोई कमी नहीं है। पैसा इधर पड़ा हुआ है, बस पैसा ठीक से बांटना है। और इतना मुश्किल भी नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है, आसानी से किया जा सकता है। तो यह मैं आपसे कहना चाहता था, हरियाणा देश को रास्ता दिखाने वाला प्रदेश है। आप आज आप क्राइम में नंबर 1 पे हो, क्राइम पे नंबर 1 पे हो, बेरोजगारी में नंबर 1 पे हो। आपको रोजगार में नंबर 1 होना चाहिए। आपको रास्ता दिखाना चाहिए, देश को रास्ता दिखाना चाहिए, और आप दिखाते थे। पहले सारा का सारा देश हरियाणा की ओर देखता था, कहता था देखो हरियाणा में कैसा विकास हो रहा है। सही बात है, पूरा देश कहता था देखो हरियाणा में देखो क्या हो रहा है। वो हरियाणा हमें वापस चाहिए, सेफ हरियाणा, सुरक्षित हरियाणा, प्रगति वाला हरियाणा। ये हम करवा के दिखाएंगे। आखिरी बात, लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच में है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रक्षा, दूसरी तरफ बीजेपी कहती है इसको खत्म करो। लड़ाई इन दोनों के बीच में है, और बीच में आजकल बीजेपी के ABCDEF टीम पड़ी हुई है, अलग अलग पार्टियां घूम रही हैं, वो सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं, सारे के सारे बीजेपी के सपोर्टर हैं। एक तरफ कांग्रेस है, दूसरी तरफ बीजेपी है। कंफ्यूजन में मत आइए, कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, बीजेपी को हराइए, और यहां पे 36 बरादरी की सरकार, प्रगति की, विकास की सरकार लाइए। जो हमारे टाइगर हैं, शेर हैं, शेरनियां हैं, आप हमारे लिए 24 घंटा लड़ते हो, अपना खून पसीना आप कांग्रेस पार्टी को दे देते हो, और शायद जितना कांग्रेस पार्टी को आपके लिए करना चाहिए शायद वो नहीं करती है, मगर तब भी आप बिना डरे, बिना पूछे लगे रहते हो। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो। आपने देखा, आप अपनी शक्ति नहीं पहचानते। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहता रहता हूं, भैया आप अपनी शक्ति नहीं पहचानते। पहले मोदी जी खड़े रहते थे, ऐसे भाषण होता था, कहते थे 56 इंच की छाती है, 56 इंच की छाती गायब कर दी कांग्रेस कार्यकर्ता ने। चेहरा देखा आपने मोदी जी का? आजकल रंग बदल गया बिल्कुल। वो पुराने मोदी जी जो थे ना, वो गायब हो गए, नए मोदी जी आए हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी को टाइट कर दिया। आप किसी से नहीं डरते, आप पीछे नहीं हटते, और आपने अंबेडकर जी, गांधी जी और आपने देश को यह कॉन्स्टिट्यूशन दिया है और इसकी रक्षा करनी है। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। अच्छा, यूपीए ने एक सेकंड